हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आज बात करेंगे भाई ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। ज़्यादा फोकस रहेगा न्यू पेंशन स्कीम। इस न्यू पेंशन स्कीम वैसे कहते हैं, वैसे वो है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। आखिर कर्मचारी वर्ग नई पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों मांग कर रहा है? इसका कारण क्या है? क्या NPS स्कीम बिल्कुल ही घटिया है या ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़्यादा बढ़िया है? क्या कारण है? तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ समझाने की भी कोशिश करूंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या क्या है कि हर स्टेट से एक ही आवाज़ आ रही है पुरानी पेंशन बहाल करो। अब दो कारण हो सकते हैं भाई, या तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी हो या फिर नई पेंशन स्कीम बहुत ही बेकार हो। अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो तो आज जो थी सबको पता ही है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये पेंशन स्कीम 2006 के बाद आज 2023 है, लगभग आपका 17 साल का टाइम हो चुका। 17 साल में भी ये स्कीम कर्मचारियों को पसंद नहीं आई। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा इसका, तो उसके बारे में डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ। देखो, नई पेंशन स्कीम NPS का मतलब उसमें क्या है कि आपका जो 10% पैसा कटता है बेसिक प्लस DA से, सबको पता है बेसिक प्लस DA से 10% आपका कटा। जब स्कीम आई उस टाइम तो ये कर्मचारी उस टाइम तो कर्मचारी का भी 10% कटता था, यानी कि टोटल 20% पैसा आपका कट के 10% आपका कटता था, 10% सरकार देती थी, 20% आपका जमा होता था। लेकिन अभी कुछ साल पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया कि 10% कर्मचारी का कटेगा और 14% हम देंगे। और जो मार्केट में पैसा लगा है, यानी कि जो NPS है वो मार्केट में लगा हुआ है। अब मार्केट अप डाउन होती है तो वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर वो आपको मिलता रहेगा उस पैसे पे। अब इसमें कमी क्या है और फ़ायदा क्या है? अब देखो, अगर आप देखो, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद हरियाणा सरकार ने भी कर दिया 14%, कुछ स्टेट में अभी भी 10% ये स्टेट जो गवर्नमेंट का शेयर है वो। अब इसमें कमी क्या है? कमी ये है भाई, सबसे पहला पॉइंट, जो आपका पैसा कटा पूरी नौकरी में, यानी कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल 30 साल की सर्विस करी। अब 30 साल की सर्विस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 30 साल की सर्विस में आपका 50 लाख रुपये अगर उसमें जुड़ा, टोटल आपका कटा हुआ, सरकार का दिया हुआ और ब्याज, तीनों मिला के 50 लाख फॉर एग्जाम्पल आपका जुड़ा। किसी का ज़्यादा कम हो सकता है, एग्जाम्पल है ये। अब उस 50 लाख में से 60% तो आपको रिटायरमेंट पे मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी और उस 40% की पेंशन, उस 40% के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसकी पेंशन आपको मिलेगी, जो इंटरेस्ट आएगा उसकी पेंशन। लेकिन जो 60% मिला, सॉरी 60% नहीं, जो 50 लाख टोटल था, उस 50 लाख का 40% पैसा तो रहेगा टैक्स फ्री, 40% पैसा टैक्स फ्री रहेगा, 60% आपका टैक्स के अंदर रहेगा। अब जो 40% टैक्स फ्री रहा वो तो आपको 40% मिल गया, 20% और एक्स्ट्रा टैक्स काटने के बाद आपको और दे दिया, आपको मिल गया 60% रिटायरमेंट पे। बाकी जो बचा उसके ऊपर टैक्स तो सरकार ले लेगी आपसे। एक तो कमी इसमें ये, जब हम आपको हर साल जो हमने पूरे साल में सैलरी ली, जब उसके ऊपर हम आपको इनकम टैक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की 1 साल की 10 लाख सैलरी बनी टोटल, उसके ऊपर उसने टैक्स दे दिया मार्च वाली सैलरी में। अब उसके मार्च वाली सैलरी में जब उसने टोटल कमाया है उसके ऊपर टैक्स दे दिया, तो फिर जब वो बंदा मान लो उस 10 लाख की सैलरी पे उसका लगभग 1 लाख रुपए जुड़ गया NPS में, मैं वैसे कह रहा हूँ, टोटल मिला के सरकार और सब कुछ मिला के 1 लाख जुड़ गया मान लो उसका। अब वो 1 लाख जुड़ा, अगले साल 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख, ऐसे जुड़ता जुड़ता 50 लाख उसने जोड़ा। 50 लाख जोड़ने के बाद सरकार कहती है कि भाई ना, अब आपको 50 लाख पे फिर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों भाई? जब टैक्स दे चुका वो पहले, तो फिर टैक्स क्यों देगा? ये तो वो बात हो गई कि आप हजार रुपए करके जोड़ दो और जैसे ही आपका 3-4 लाख रुपए होगा फिर सरकार कह देगी हाँ भाई आप 2.5 लाख तक का टैक्स फ्री है,
अब आप फिर टैक्स दे दो, आ जाओ, आपने जोड़ा क्यों? ये तो वो बात हो गई। तो एक कमी तो ये इसमें, जिसकी वजह से कर्मचारी वर्ग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करता है। दूसरी बात आ जाओ, दूसरी कमी ये है, आपने जो पैसा जोड़ा, चाहे आपका कटा हुआ है वो, चाहे सरकार मिला के देती है वो, चाहे इंटरेस्ट है वो, तीनों चीज़ मिला के जोड़ा आपने। फॉर एग्जाम्पल, आज आप नौकरी लगे, आज आपकी उम्र है जी 25 साल, आपकी शादी हो गई, और भाई ये मान लो कि 18 साल के बाद आपके बच्चे ग्रेजुएट करने के लिए कॉलेज में जाएंगे। अब भाई हर बच्चा तो ऐसा है नहीं कि सब BA BSc करेंगे नॉर्मल कॉलेज में। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, बढ़िया अच्छी बड़ी एजुकेशन ले। अब अगर डॉक्टर बनाना है तो सबका तो नीट भी क्लियर नहीं होगा भाई। अब प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेगा तो करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया आज के टाइम में। तो जो उसने जोड़ा है आप उसमें से निकालने भी नहीं दे रहे उसको। आप कहो जी निकालने देते हैं, कितना निकालने देते हैं? 5 साल की नौकरी होने के बाद जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ, कौन सा पैसा? जो केवल आपका कटा, सरकार ने मिलाया वो नहीं, जो केवल आपकी सैलरी से हर महीने कटता है वो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2500 3000 रुपये अगर कटे महीने के, 3000 कटे मान लो फॉर एग्जाम्पल, 3000 जो कटे हैं, ऐसे 3-3 हज़ार करके जो आपने 5 साल में अपना शेयर इकट्ठा किया, एम्प्लॉय शेयर, ना ब्याज ना सरकार का, जो एम्प्लॉय का शेयर जुड़ा उसका 25% आप 5 साल में निकाल सकते हो। अगर 25% आप निकाल सकते हो, वो भी जो आपका काटा केवल वो, तो क्या बचेगा? 25-30 हज़ार रुपये इससे आएंगे 5 साल में आपका, क्योंकि आपका तो एम्प्लॉय शेयर इतना ही बनेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है जिसकी ज़्यादा सैलरी हो उसका ज़्यादा कटेगा, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 5 साल में 25%, वो भी जो आपका कटा है उसका, कुछ भी नहीं है भाई। उससे ज़्यादा फीस तो आजकल फर्स्ट क्लास के बच्चे की है, 1 साल की एडमिशन फीस है 1-1 लाख रुपए, और महीने की 10-10 11-11 हज़ार रुपये फीस वैसे जा रही है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, लॉयर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए। अब जब वो पैसा उसने कटवाया वो निकाल ही नहीं सकता, तो वो पुरानी पेंशन ही मांगेगा। और क्या करेगा? पुरानी पेंशन क्यों मांगेगा? क्योंकि पुरानी पेंशन में जो GPF का अकाउंट होता है, जो GPF आप कटवाते हो हर महीना। अब GPF में एक सुविधा थी, अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि DA बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ती रहती है, बेसिक बढ़ती रहती है, तो जब आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपकी मर्जी है कि आप अपनी पूरी बेसिक भी कटवा सकते हो, वरना मिनिमम 10% तो है ही है, कटेगा। अब जो बंदा जिसकी बेसिक 40,000 50,000 60,000 है, तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिक ये मानो लाख प्लस जा रखी है, तो वो उसको पता है तेरा खर्चा 50,000 का है, तो 50,000 तेरे बचे वो तू कटवा दे GPF में, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता था, तो वो GPF में कटवाता है। लेकिन फैसिलिटी क्या है? अगर मान लो उसने GPF में 50 लाख इकट्ठे करे, क्योंकि भाई 20 साल में 50 लाख तो इकट्ठे कर ही देगा वो, जब उसकी अच्छी खासी सैलरी है, तो 50 लाख इकट्ठे कैसे? इंटरेस्ट लगा के 50 लाख इकट्ठे कर दिए उसने। अगर उसकी सैलरी कितनी भी मान लो, अगर उसने 20 साल की नौकरी में 50 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए, तो वो बंदा अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई के लिए उस पैसे को निकाल सकता है, जितनी मर्जी हो उतनी बार, जितना पैसा इकट्ठा हुआ उतना निकाल सकता है। और एक सुविधा और, GPF एडवांस भी निकाल सकता है, यानी कि वो और सरकार से 10 लाख रुपए ले सकता है GPF एडवांस के, उसकी नौकरी के हिसाब से। मतलब अगर उसकी नौकरी बची हुई है 10-15 साल की और उसकी सैलरी अच्छी खासी, डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर देगा भाई इसका इतना GPF बनेगा आगे, तो GPF एडवांस भी ले सकता है। तो वो अपने बच्चे का डोनेशन से या किसी भी तरीके से प्राइवेट में कैसे भी वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर के लिए एडमिशन दिला सकता है। इसलिए GPF, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारी मांग रहा है, जो NPS में सुविधा नहीं है। भाई जब बंदे का जुड़ गया, उस पैसे को निकालने की आप उसको परमिशन दो, क्यों नहीं देते? NPS में नहीं देते तो बंदा क्या करेगा? वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही मांगेगा ना। चलो 2 कमी हो गई। तीसरी कमी यह है, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपको 60% पैसा दे दिया, अब रिटायरमेंट पे तो उसको पूरा पैसा दे दो भाई। कम से कम बंदा बड़ा घर बनाए, बच्चों की शादी करे, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदे, कुछ भी खरीदे, लेकिन आप उसको 60% दे रहे हो। उसमें से भी 60% में से केवल 40% का तो टैक्स फ्री है, 20% का टैक्स भी देना है, ठीक है। और
जो 40% पैसा बचा आपका, जो सरकार ने नहीं दिया, वो आपको मिलेगा भी नहीं, वो मिलेगा आपके मरने के बाद आपकी वाइफ को। लेकिन अगर वाइफ भी मर गई आपसे पहले तो मिलेगा आपके बच्चों को। क्यों भाई? जब हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमें दो ना भाई, बच्चों को हमने पढ़ाया है, बच्चे अपने आप कमाएंगे आगे। बंदा जो कमा रहा है वो जीते जी पैसे नहीं ले सकता अपने जोड़े हुए, आप उसके बच्चों को दे रहे हो। अरे उसका बच्चा तो कमा लेगा ना, उसको ऐसी सुविधा दे दो ना कि उन्हें बच्चों को पढ़ा ले अच्छे से। लेकिन नहीं, हम पैसा नहीं देंगे आपको। एक कमी ये है उसमें। चौथी कमी, जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी मार्केट के हिसाब से। अब जो जिसके मान लो 50 लाख जुड़े हैं, टोटली 50 लाख जुड़े, अब उसको 60% पैसा तो सरकार ने दे दिया, लेगा भी बंदा, ऐसा भी नहीं है। अभी कोई ये कहे कि ना भाई अगर आपको ज़्यादा पेंशन चाहिए तो आप पैसा मत लो, क्यों नहीं लेगा भाई? किसका ज़रूरत नहीं है पैसे की, सब लेंगे। 60% सरकार ने पैसा दे दिया। अब 60% का कितना बना? 30 लाख सरकार ने पैसा उसको दे दिया, ले जाओ अपने घर ले जाओ। 20 लाख रख लिए भाई, इसकी पेंशन हम ब्याज देंगे, ब्याज का पेंशन देंगे। अब 20 लाख का क्या ब्याज आएगा, क्या पेंशन आपको महीने की मिलेगी? किसी की 5000 बन रही है पेंशन, किसी की 1700, किसी की 2000, 3200 ऐसी पेंशन बन रही है। और ये तो उनकी बन रही है जो टीचर से रिटायर है, कोई एसडीओ से रिटायर है, कोई जेई से रिटायर है, उनकी हालात है ये। इससे ज़्यादा तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन मिलती है। ठीक है। अगली कमी, सबसे भारी कमी, 1% में मान सकता हूं जिसकी नौकरी 35 साल या उससे ज़्यादा है, या 32 साल या उससे ज़्यादा मान लो जिसकी नौकरी है, वो तो फिर भी ठीक ठाक पैसा उसमें इकट्ठा कर लेगा। लेकिन जिसकी नौकरी भाई 15-16 साल है, अब हरियाणा में नौकरी लगने की उम्र 18 से 42 साल की है। अब कोई बंदा अगर 40 साल की उम्र में नौकरी लगा तो 58 साल पर रिटायर है वो। उसने नौकरी करी कितनी? 18 साल। 18 साल में क्या जोड़ेंगे? 18 लाख भी नहीं जोड़ सकता वो। उसमें से भी 60% वो रिटायर होगा जब ले लेगा। बचेगा क्या? बचेंगे 6-7 लाख रुपए। 6-7 लाख रुपए का ब्याज कितना आएगा जो उसको पेंशन मिलेगी, ये बताओ। तो जिसकी शॉर्ट टर्म सर्विस है उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा तो फिर ये मान लो कि मजदूरी कर लेगा बंदा, वो भी कमा लेगा। एक ये कमी इसमें कि जो शॉर्ट टर्म सर्विस है उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो नई पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें सर्विस का कोई महत्व नहीं है। जो आपकी लास्ट बेसिक है उसकी आधी बेसिक आपको पेंशन के रूप में मिलेगी, प्लस उसके ऊपर डीए मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, आपको रीएम्बर्समेंट पॉलिसी, आपको ग्रेजुएटी, बहुत कुछ मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। और सरकार अगर सोचे कि नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दें हम, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा भी ऐसा और करा भी, घोषणा कर दी। लेकिन अभी कर्मचारी रिटायरमेंट होने शुरू नहीं हुए हैं, वो रिटायर होंगे 10 साल के बाद, जब पता चलेगा एक्चुअल दिक्कत क्या आएगी। अब दिक्कत क्या आएगी? अब एक जैसे राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, अब भाई जो पैसा एनपीएस का कटता है वो जमाता है एनएसडीएल, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। वहाँ पैसा आपका जमा हो रहा है और उस पैसे को केवल कर्मचारी निकलवा सकता है, और वो भी रिटायरमेंट के टाइम पे। पहले निकलवाना तो मैंने बता दिया 25%, 5-5 साल के हिसाब से, वो भी 3 बार पूरी नौकरी में। अब कर्मचारी निकलवा सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने पुरानी पेंशन लागू करी उनको दिक्कत क्या आ रही है? अब उसने दिक्कत ये आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया भाई जो आपका एनपीएस का पैसा है आप वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कराओ अपने जीपीएफ अकाउंट में, ताकि आपको ज्वाइनिंग के टाइम से हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल कर सके। अब वो पैसा निकल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अभी चेंज नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट ही तो पुरानी पेंशन देने के लिए घोषणा करी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल वही है कि कर्मचारी को देंगे हम तो रिटायरमेंट पे। अब रिटायर अभी हो नहीं रहा वो, तो वो कैसे अपना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के जीपीएफ में अकाउंट में जमा करवाएगा? अब वो फंस जाएगा, पैसा फंस क्या जाएगा, वो मेंटली परेशान हो जाएगा बंदा कि ना तो वो पेंशन पुरानी ले पाएगा ना नई पेंशन में रहा। क्यों? नई पेंशन में उसका पैसा जाना बंद हो गया। अब जहाँ पे पुरानी पेंशन लागू कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ पे नई पेंशन में कंट्रीब्यूशन बंद हो गया। अब जीपीएफ में कटवाना शुरू होगा, लेकिन जो पीछे का पैसा है वो जीपीएफ में कहाँ से ला के देगा वो? अब वो दिक्कत कब आएगी? जब वो रिटायरमेंट होगा। तो ये कमियां हैं। प्लस एनपीएस में रिटायरमेंट होने के बाद कोई मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है।
कोई इसके ऊपर मतलब क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। जैसी सरकार ने 2006 में लागू की थी ऐसी कैसी आज पड़ी है एनपीएस। इसी कारण से अगर सरकार, मैं सही कहता हूं, देखो पुरानी पेंशन का बेनिफिट अपना अलग है, नई पेंशन स्कीम का बेनिफिट जो एक है वो क्या है, जो लंबी सर्विस करते हैं, जिनकी अच्छी पे स्केल के साथ शुरुआत हुई है नौकरी में, फॉर एग्जांपल कोई 4200 ग्रेड से लगा है तो उसको फ़ायदा क्या होगा, अगर उसकी 35 साल की नौकरी है तो वो आज के टाइम पे, ये मान लो मेरा मोटा मोटा आइडिया कहता है 4200 ग्रेड का बंदा अगर आज एंट्री करता है 2023 में, तो वो कम से कम हर महीने 13 से 14 हज़ार रुपये एनपीएस में जोड़ रहा है, जिसमें उसके भी कटे हुए हैं, सरकार के मिलाए हुए भी हैं। जब वो रिटायरमेंट होगा तो करोड़ों रुपये जोड़ देगा, लेकिन वो फ़ायदा कब होगा, जब सरकार उसको सारे पैसे इकट्ठे निकालने के लिए दे, कभी भी वो पैसा निकालना चाहे अपना, वो सब कुछ निकालने की परमिशन दे, जब बंदा वो सोच सकता है कि एनपीएस में कुछ फ़ायदा उसको है, वरना उसको बिल्कुल कभी महसूस ही नहीं होगा कि पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम अच्छी है, कभी महसूस नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट तक उसको एक अठन्नी नहीं मिलेगी। अब बच्चे को, जो बंदा आज नौकरी कर रहा है, कल उसके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, पढ़ेंगे, शादी करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा, जब उसका कटा हुआ पैसा उसको मिल ही नहीं रहा। तो ये समस्या एनपीएस में है। तो ये मैंने मेन समस्याएं बताई हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का जो एक संगठन है, उनके राज्य प्रधान का, जो वीरेंद्र धारीवाल हरियाणा के हैं, उनका इंटरव्यू लूँ और आपके साथ शेयर करूँ, लाइव चलवाऊँगा। पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में और क्या क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं, यानी कि कर्मचारी को गलत लग रही हैं, गलत है, नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने कोशिश की है मेन कमियां जो कर्मचारी को अभी नहीं अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से वो पुरानी पेंशन की तरफ आकर्षित हो रहा है, और सरकार को इन पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, आगे अपडेट मैं आपको दूंगा। ये चैनल कर्मचारियों से रिलेटेड और कर्मचारी जो बनने वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, नौकरी की इच्छा रखते हैं, उनसे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे आपको रूल, सर्विस रूल, प्रोफाइल, इंटरव्यू, सैलरी, प्रमोशन, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू।